हाल ही में न्यायपालिका से यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कई महत्वपूर्ण फैसले आए हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो, चाहे कैश फॉर वोट को लेकर हो, चाहे जीएन साईं बाबा के रिहाई का मसला हो। लेकिन इसके साथ साथ बहुत लंबे समय से कोर्ट के कार्यशैली पे भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। मसलन जैसे क्या जजों की कूलिंग पीरियड होनी चाहिए, क्या जजों को अपनी संपत्ति घोषित नहीं करनी चाहिए, सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, तमाम इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। अभी हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का पद पिछले तकरीबन 2 साल से खाली था जी, और अभी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मिस्टर खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम एजेंसीज पे एक सर्विलांस है, चाहे कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या जुडिशरी को लेकर इस तरह का कंडक्ट स्वयं जुडिशरी नहीं लगाए? क्या इसके लिए भी संसद में कानून बनाने की ज़रूरत है? चूँकि जुडिशरी जो है कस्टोडियन है संविधान का, अगर उसको नियंत्रित करने के लिए कानून बने तो ये भी ठीक नहीं लगता है कि जुडिशरी को सुओ मोटो अपने कंडक्ट के बारे में एक सेल्फ रिस्ट्रिक्शन की भी ज़रूरत है। हमारे साथ इस एपिसोड में बलराज मलिक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, लोकपाल बिल के बारे में जानेंगे, और जो अध्यक्ष बनाए गए हैं खानविलकर साहब, उनके बारे में भी, उनके इतिहास के बारे में भी जानेंगे, और गोगोई साहब पे भी थोड़ी चर्चा होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज कोई ऐसा फैसला देते हैं, फैसला देने के साथ ही उनको रिवार्ड मिल जाता है, आखिर इस रिवार्ड को किस श्रेणी में रखा जाए। स्वागत है सर। जी नमस्कार जी बताएं सर। देखिए, अभी जो अपॉइंटमेंट हुई है लोकपाल में जस्टिस खानविलकर की, वो काफ़ी 1.5-2 साल हुए वो रिटायर हुए, और अब बिल्कुल एन वक्त पे इलेक्शन से चंद दिनों पहले उनकी अपॉइंटमेंट होती है। अभी तक वहाँ कार्यवाहक मतलब 2 साल से खाली था, अभी इलेक्शन होना है तब हुआ है, तब फरवरी में तब हुआ है, और शायद 2 साल का टेन्योर होता है जो अध्यक्ष है, या उससे ज़्यादा का मुझे जो लगता है। तो और जस्टिस खानविलकर, पहली बात तो अपॉइंटमेंट जजों की, सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों, पूरे देश के वकील, अब देश की जनता भी समझ रही है और देश के वकील एक मत हैं लगभग कि जितने भी एक्ट बनाए गए हैं ट्राइब्यूनल में या कमीशंस में, इनके अध्यक्ष या मेंबर बनाने के लिए, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन है, चाहे अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, इनकम टैक्स के हैं, कुछ और जितने भी सेमी जुडिशियल कमीशन और ट्राइब्यूनल हैं देश में, उन सब में रिटायर्ड जजों का जुगाड़ फिट करने के लिए कानून बने हुए हैं देश में। ट्राइब्यूनल एक्ट्स जितने हैं, कमीशन एक्ट्स जितने हैं, ये एक तरह से इस देश की जुडिशल सिस्टम को पंगु बनाने के लिए हैं। बहुत खतरनाक कानून है, और देश की पार्लियामेंट फेल हुई है देश के जुडिशल सिस्टम को इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए, और एक तरह से ये लालच का टुकड़ा है रिटायर्ड जजों के लिए, जो कि पहले अरुण जेटली भी पार्लियामेंट में कह चुके हैं, खुद बीजेपी से आते थे। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट से पहले जजों के फैसले उनकी आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट को सुनिश्चित करते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जज रिटायरमेंट के बाद वो पोस्टें लेने के लिए सरकार के इशारे पे या सरकार के दबाव में या उनको खुश करने के लिए काम करते हैं, ताकि उनकी वो पोस्टिंग सुनिश्चित हो जाए। इससे ज़्यादा बेड़ा गर्क और इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान जुडिशल सिस्टम का एक तरह से लीगल रिश्वत माना जाए इसको। ये रिश्वत है, और इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सेपरेट विंग है, एक स्तंभ है जुडिशल सिस्टम, जो कि शासन प्रशासन पे हर एक पे न्याय करने की बात करता, अंकुश लगाने की बात करता है, वो उस पैरामीटर में रहें सरकार और ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट भी, कि ताकि वो सीमाएं ना लांघे कॉन्स्टिट्यूशन की। और वही लोग जिनकी ड्यूटी है वो आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट के चक्कर में, अपॉइंटमेंट के चक्कर में, पहली बात तो ये कानून बनाने ही नहीं चाहिए थे। एक तरह से पॉलिटिकल लोगों ने इन लोगों को कमज़ोर करने के लिए, खरीद लिया, एक तरह खरीदने के लिए
अपने हिसाब से फैसले या अंकुश लगाने के लिए जुडिशरी की गर्दन अपने हाथ में बोझ के रखने के लिए इस तरह के कानून बनाए हैं। इंडिया जैसे देश में इस तरह के कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट दोषी है और ये कानून होने ही नहीं चाहिए। सारे कानून निरस्त करने की बात है। आज इलेक्शन है देश में, कोई पॉलिटिकल पार्टी शायद हिम्मत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उनको ये बात ओपनली कहनी चाहिए। ये बड़ी बात हो जाएगी अगर आज अपोजिशन के जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो इस बात को कहें कि हम आने वाले समय में कोई भी पद रिटायर्ड जजों के लिए नहीं सुरक्षित करेंगे। वो होंगे तो देश के वकील लोगों में से होंगे अगर जुडिशल साइड में करने हैं तो, क्योंकि वकील रिनाउंड वकील हो, रिनाउंड वकील हैं, जो ईमानदार वकील हैं। क्योंकि वकील हमेशा जजों से ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं ऐसे कामों में, जुडिशल में या इन कमीशंस में, क्योंकि वो किसी की नौकरी नहीं करते अपनी पूरी ज़िंदगी में। उनको किसी से पेंशन की टेंशन नहीं है, किसी से बेनिफिट बंगले की टेंशन नहीं है। जो बनेगा वो खुल के इनसे ज़्यादा बेहतर काम करेगा और उसमें ज़्यादा न्याय मिलेगा देश में। आज देखिए, आज लोगों को ह्यूमन राइट कमीशन का पता हो तो ह्यूमन राइट कमीशन में उस जज का नाम चेयरमैन है जिसके लिए कानून बदला गया, वहाँ रिटायर्ड चीफ जस्टिस बन सकता था, मगर कानून बदला गया स्पेशल अरुण कुमार मिश्रा जस्टिस की वजह से कि उसको एडजस्ट करना था, तो उसमें लिख दिया कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन चीफ बन जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस के साथ कोई भी जज भी बन सकता है। तो ये कानून बदला, और किसके लिए कानून बदला पता? जो सबसे बड़ा दोषी है जुडिशियल डिसिप्लिन का इस देश में, उससे बड़ा दोषी इस देश में कोई नहीं है जुडिशियल डिसिप्लिन की ऐसी तैसी करने वाला जज, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जो कि अपने ही पैरेलल कोऑर्डिनेट बेंच, जो उतनी स्ट्रेंथ के बेंच हैं, उनका उसने आदेश नहीं माना और बल्कि फिर उस जब झगड़ा हुआ इस बात पे, किस इशू पे? लैंड एक्विजिशन पे। अच्छा। और जब उस इशू पे झगड़ा हुआ तो जस्टिस गोगोई पे जब उस वक़्त किसी महिला से छेड़खानी का एक केस सामने आया, और इससे बड़ा बेड़ा गर्क जस्टिस गोगोई से ज़्यादा किसी ने किया नहीं इस देश में, जिसने खुद शनिवार के दिन अपनी कोर्ट बिठा ली और खुद ही कोर्ट को हेड किया और अपने खिलाफ जो छेड़खानी का मामला था उसको दबाने के लिए खुद ही अपराधी, खुद ही जज, खुद ही पुलिस। और उस वक़्त हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी फेल हुई, जिसकी ड्यूटी थी देश के सामने इवन जुडिशरी पे भी अंकुश लगाने की, वो कोई गड़बड़ कर रहे हैं उसको देखने की, बताने की देश को। हमारे लोग भी वहाँ पे बुला लिए गए कोर्ट में, वो हाजिर रहे और अपना ऑर्डर खुद ही पास कर लिया जस्टिस गोगोई ने। तो जस्टिस गोगोई ने उस आदमी को 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बना दिया, उसी आदमी को जिसने जुडिशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया था, कोऑर्डिनेट बेंचों के खिलाफ फैसला दे दिया था अरुण मिश्रा को। और वही अरुण मिश्रा को जब जज वकीलों ने कहा रिक्यूज करो, आप बैठ ही नहीं सकते क्योंकि आपका इंटरेस्ट है इस केस में, क्योंकि आपने जो फैसला सुनाया है उसी के तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित हुआ, ऐसे जज को बैठना ही नहीं चाहिए। वो आदमी इतना बेशर्म निकला, इवन वकीलों को डराने की बात की। उस वक़्त कम से कम जो फार्मर या फार्मरों के हितों से की रक्षा करने वाले या उनके बच्चे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, उनमें भी उस वक़्त दबी जुबान में बात चलती रही, खुल के आया नहीं। अगर सामने आ जाते तो जस्टिस मिश्रा को हटना पड़ता बेंच से। जस्टिस मिश्रा ने उस वक़्त वही फैसला दिया जो नीचे उसने जुडिशल डिसिप्लिन को कि ऐसी तैसी करके इनडिसिप्लिन करते हुए किया था, वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सही ठहरा दिया फैसला। तो इतना गदर फंड इन लोगों ने किया, जस्टिस गोगोई, जस्टिस अरुण मिश्रा, और फिर उसी अरुण मिश्रा को ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया, जो कोर्ट की सुरक्षा नहीं कर पाया, जो आदमी जो देश के लोगों की आवाज़ को दबाने का जिसने काम किया, वो ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना दिया। इसलिए जजों की अपॉइंटमेंट करना इस देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। ये देश के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो जितने रिटायरमेंट के बाद जजेस बनते हैं बहुत सारे फोरम के, कंज्यूमर फोरम या फिर सेमी जुडिशियल बॉडीज, ह्यूमन राइट कमीशन, ऊपर पर्यावरण वाला भी है, पॉल्यूशन वाला, तमाम बनते हैं, तो उसका कोई क्लियर कट रूल नहीं है? नहीं, वो एक्ट बनाए हुए हैं और एक्ट में ये है कि रिटायर्ड जज ही लगेगा उस पर। रिटायर्ड जज में सीनियरिटी होगी या चीफ जस्टिस होगा? कुछ नहीं, कहीं तो चीफ जस्टिस है तो रिटायर्ड चीफ जस्टिसों में से उसी को लगाते हैं जो सरकार के उसमें काम कर पाए, दूसरे को तो लगाते नहीं, चाहे सीट खाली पड़ी रहे।
तब तक उसको खाली पड़ी रहने देंगे। जो सरकार के पक्ष वाला हो, पक्ष वाले प्रो गवर्नमेंट, प्रो गवर्नमेंट डिसीजन सब दिया हुआ उसको लगाते हाँ, हैं। वो प्रो पीपल नहीं, प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, प्रो गवर्नमेंट, यानी किसी के एक तरह से पर्सनल सर्वेंट बनने वाली बात है ये। अच्छा, अभी खानविलकर साहब को बनाया गया है। इनको इसलिए बनाया क्योंकि अब सरकार को लगता है कि कहीं बाई चांस चेंज भी हो जाए। अगर बाई चांस गड़बड़ नहीं चली ईवीएम में और चेंज हो जाए तो क्या करेंगे। तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड में जितनी धांधलियाँ सामने आ रही हैं, और हम तो पहले ही कह चुके थे, देश भी समझ रहा था, वकील भी समझ रहे थे कि पहली बात तो लंबा समय देना ही नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। 21 दिन का कितने का दिया, देने की जरूरत नहीं थी। किसको? वो SBI को कि डाटा दो इलेक्शन कमीशन को और पोस्ट करो उसको। अरे भाई, डाटा आपके मोबाइल में है, जैसे आपके मोबाइल में डाटा है, आप जब चाहोगे उससे से निकाल लोगे ना, उसमें समय चाहिए आपको। खानविलकर साहब वाला बताइए, वो हम अलग करेंगे। हाँ, खानविलकर साहब का, इन्होंने उस तरह के मामलों में शामिल रहे हैं कि इवन नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसको भी इन्होंने। कौन सा मामला था? राइट्स का मामला 2002 का। अच्छा, उसमें उसमें हाई कोर्ट ने उनको शायद दोष मुक्त कर दिया था। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जब आए उसके खिलाफ, तो यहाँ इन्होंने कहा नहीं, हाई कोर्ट ने ठीक किया, गुजरात हाई कोर्ट ने। तो एक तरह से लोगों को ये लगा कि भाई इन्होंने वो काम किया है, कहीं प्रेशर में या इसकी चीज़ों को दबाया है, क्योंकि आज भी देश के मेजॉरिटी एडवोकेट ये मानने के लिए तैयार नहीं कि 2002 के जो राइट्स थे उसमें कहीं ना कहीं सरकारी प्रायोजित प्रोग्राम था। अच्छा, ये लोकपाल के जो और इन्होंने जो और ज़्यादा गड़बड़ कहाँ की, जो सबसे खतरनाक जो काम है वो PMLA में, जो ED के जो मामले होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें क्या है, वो ड्रैकोनियन लॉ है, ये खतरनाक कानून है। और पार्लियामेंट ने कैसे पास कर दिए बिना डिबेट के या बिना डिस्कशन के, और कैसे कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इतने दिन तक इन कानूनों को कैसे सहन कर सकती है, और इस कानूनों के जरिए देश के लोगों को कैसे अपमानित किया जा सकता है। अब तक तो इनको ख़त्म करना चाहिए था। होना क्या था, खुद खानविलकर के बेंच ने उसको सही ठहरा दिया, और कितने भी ड्रास्टिक स्टेप, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप, फंडामेंटल राइट के वायलेशन वाले जो स्टेप उसमें हैं उस लॉ में, कि बिना बताए कर लो गिरफ्तार, कितने दिन गिरफ्तार कर लो, लंबा खींचते रहो जांच को, और आदमियों को जेल में रखो बिना बेल के। तो उन बातों को एक तरह से मोहर लगा दी थी वो यहीं जस्टिस खानविलकर ने इस काम को, इस अमानवीय काम को एक तरह से मोहर लगाई थी। इसलिए वो आदमी, ये एक तरह से ऐसा लगा कि टेस्टेड आदमी है, जो वकीलों में चर्चा है कि ये दिन को रात और रात को दिन बताने वाला आदमी है, और इसको प्रो पीपल नहीं है, प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, प्रो गवर्नमेंट तो हो सकता है। इसीलिए भी इस आदमी को लगाया कि भाई कोई परिवर्तन भी आ जाए तो कोई इसी तरह का आदमी चाहिए जो प्रोटेक्ट कर सके। तो क्या अधिकार है लोकपाल का जो प्रोटेक्ट करेगा? लोकपाल, बताइए, लोकपाल में क्या है, जरा लोकपाल के बारे में बताइए। लोकपाल में कितने भी हायर पॉलिटिकल ऑफिस हैं, उन सब की जांच, प्राइम मिनिस्टर की जांच और प्राइम मिनिस्टर के करप्शन की जांच भी उस दायरे में आती है। कितने मेंबर्स हैं उसमें? एक तो ये अध्यक्ष हो गए, उसमें 6-7 मेंबर हैं, अध्यक्ष हो गए, 3 जुडिशियल मेंबर, 3 दूसरे नॉन जुडिशियल मेंबर, जिनका बैकग्राउंड जुडिशियल सिस्टम वाला हो, जज हों। 3 ऐसे हैं जो प्रशासनिक हों, इस तरह के लोग हों। तो उनका है ये खाली पड़ा था पद 1.5-2 साल से। इसी समय बनाया गया? अभी बनाया गया इलेक्शन ईव पे, इलेक्शन की पूर्व संध्या पे। और इससे ये साबित होता है कि चीज़ों को देश हित में बनाने की बजाय हम कहीं पर्सनल हित में अपॉइंटमेंट करते हैं, और वो जजों को बेनिफिट मिलता है जो जनता के खिलाफ, देश के मालिकों के खिलाफ जाके निरंकुश सत्ता के पक्ष में खड़े होते हैं। ये बेड़ा गर्क इमरजेंसी में भी हुआ था, उससे बड़ा बेड़ा गर्क आज हो रहा है। अब बल्कि कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा माहौल
में कुछ चेंज आ रहा है, मगर पूरे देश के वकील इन सारे कानूनों का विरोध करते हैं। ये सारे कानून रद्दी की टोकरी में फेंकने की जरूरत है। इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को, मैं तो कहता हूँ नीचे के जजों को भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को भी, कोई, क्योंकि इनको पेंशन बहुत अच्छी मिलती है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तो लास्ट सैलरी जितनी लेते हैं वो भी आगे इंक्रीमेंट के साथ मिलती हैं, नौकर चाकर मिलते हैं, सब कुछ मिलता है रिटायरमेंट के बाद तो भी? ये शिक्षा में जाएं, हम्म, वकीलों को शिक्षित करें, जहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करें, मगर इस तरह की जगह पे सरकारी पद पे ना बिठाए जाएं जो पहले तो देश की जनता को रगड़ते हैं अपने गलत फैसलों से, और फिर आके उसी जनता की गाड़ी कमाई, उसी जनता के हायर ऑफिसेज में बैठने का काम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज का पद बड़ा है ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन से या दूसरे ट्राइब्यूनल कमीशन से, उस पद से लाके फिर तुम नौकर क्यों बनना चाहते हो भाई? जब आपको इतनी पेंशन है उससे और काम करो, किताब लिखो, जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, वकीलों के बीच में बैठो, प्रैक्टिस करो, इतने काम हैं। ये बेड कंपटीशन है बल्कि कि कौन सरकार की कितनी ज़्यादा चमचागिरी कर सकता है, कौन सरकार के कहने पे देश की ऐसी तैसी कर सकता है, उसी जज को फिर बेनिफिट मिलता है। तो एक तरह से देश की जनता की छाती पे मूंग दली जाती है। अच्छा मलिक साहब, एक होता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ ये तो, और अभी जैसे एमएलए एमपी वाले में आया है कि भाई अब जो अगर कैश लेंगे वोट के बदले तो ये आपराधिक मामला चलेगा। ये लैंडमार्क फैसला है, इसको बहुत ऐसे बड़ा फैसला है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे जगह अभी आपने कहा जैसे पोस्ट ले लेते हैं, फेवर करके राज्यसभा चले गए। हाँ, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं क्या वो अपना प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन करते हैं? देखिए, या हाई कोर्ट के जजेस? सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट दूंगा जस्टिस बीएन अग्रवाल है, बिहार से आते थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी खुद ही एडवांस में आके पोस्ट कर दी थी कि मेरे पास ये है, और ये था भाई सब लोग करेंगे, ये भी एक फैसला है कि सब लोग करेंगे, मगर आज ये भी नहीं कर पाए। इसलिए जुडिशरी जो काम दूसरों पे लागू करवाना चाहती है या देश की जनता लागू करवाना चाहती है, वो जुडिशरी अपने ऊपर नहीं लागू करती। इससे पता चलता है देश की जुडिशरी अभी कितनी कमज़ोर है। और इस तरह के लोग लागू नहीं, अगर सेल्फ अपने से कर दिए तो कर दिए, लेकिन कर दिया, हाँ, रेस्ट्रिक्शन नहीं, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी होना चाहिए, सर्कुलर से है मगर मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी होना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है तो ये अपने आप में साबित करता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग या तो डर रहे हैं या कहीं ना कहीं करप्शन में शामिल हैं। चलिए, तो ये था विशेष, और जुडिशरी को भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जुडिशरी जो है वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस जब विदेश में बोलने जाते हैं तो एक भारत का रेपुटेशन लेकर जाते हैं, पूरे भारत का, दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही है। इसलिए जुडिशरी का ट्रांसपेरेंट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।